हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर का मेन और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपका विच इज इंटरप्रिटेशन। शुरुआती इसी से होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रूल्स एंड डॉक्यूमेंट। तो इस इंटरप्रिटेशन को समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इंटरप्रिटेशन क्या कहना चाहता है, इंपॉर्टेंस भी इसमें हम इसकी देखेंगे और इसकी हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन को किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सर क्या ये टॉपिक एक साथ कवर किया जाएगा? कभी भी बिल्कुल कवर किया जाएगा। सर क्या इंटरप्रिटेशन जो होगा वो कितने से 4 मार्क्स के लिए आएगा? हाँ जी बिल्कुल 4 मार्क्स के लिए ही आ सकता है, उससे ज्यादा के लिए आपको नहीं पूछा जाएगा। सर इसकी जो कवरेज है हमारे बुक के अंदर, हमारे मॉड्यूल के अंदर, वो 3 पेजेस के अंदर है, तो क्या हमें पूरा याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी पूरा याद नहीं करना। 3 पेजेस के अंदर आपको इंटरप्रिटेशन की बेसिक मीनिंग निकालनी है, जो कि इस पैराग्राफ से निकलेगी। इंपॉर्टेंस की एक पैराग्राफ निकालना है छोटा सा, जो कि आपका नेक्स्ट पैराग्राफ से निकलेगा। और लास्ट जो आपका एरिया होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, जहां पे हम इसके सारे टाइप्स को देखेंगे। जनरली क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स के अंदर और वो दोनों टाइप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है फर्दर 2 टाइप्स के अंदर। तो इसको आपको और वहां से निकाल लेना है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। ठीक, थोड़ा सा लेंथी आपके मॉड्यूल के अंदर पेश कर दिया गया है 3 पेजेस के अंदर, लेकिन उसको हम फटाफट से रीड करके ही खत्म करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी को एट द एंड समझ लेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या कहना चाह रहा है, और उसी मोरल ऑफ द स्टोरी को आपको छाप के आना है अपने एग्जाम के अंदर। ठीक, चलिए सर क्या मतलब है सर इंटरप्रिटेशन का? तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना। ठीक है, मतलब मीनिंग निकालना, मतलब निकालना कि कोई भी लाइन, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी डीड, कोई भी रेगुलेशंस क्या कहना चाहता है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन है, क्या उसका मतलब है, कैसे हम उसको समझे। ठीक, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से रिलेट किया गया कि भाई साहब कभी भी कोई मुद्दा, इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने किसी लॉ को पढ़ा, आपको लगा ठीक है, दूसरा बंदा कह रहा नहीं जी इसका मतलब कुछ और है, आप कह रहे हो कुछ और मतलब है। मुद्दा तब जागेगा, मतलब कि जब एक डेफिनेशन या एक कोई भी मीनिंग आपने निकाली और वही मीनिंग सभी लोग निकाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप भी वही कह रहे हो, सामने वाला भी वही कह रहा है, सारी पार्टीज वही कह रही है, सब कोई वही कह रहे हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। तो इंटरप्रिटेशन की मेनली आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसके अंदर मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रहे हो, वो एक प्रकार की एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा हो, तो उस केस में कोर्ट इन्वॉल्व होता है और कोर्ट कहता है कि भाई साहब अब मैं निकलवाऊंगा इसकी मीनिंग, तुम लोगों ने बहुत खेल लिया। ठीक, अब जो कोर्ट मीनिंग निकलवाएगा वो कैसे मीनिंग निकलवाएगा? देखो इंटरप्रिटेशन का पूरा क्रक्स पहले मैं आपको स्टार्टिंग में दे रहा हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको रीड की फॉर्म में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो कोर्ट क्या करेगा? देखो कोर्ट सीधी सी बात है, कोई भी कोर्ट छोड़ो, कोई भी आपसे भी कहा जाता है भाई साहब इंटरप्रेट करो, तो आप इंटरप्रिटेशन के लिए क्या करोगे? आप इंटरप्रिटेशन के लिए बोलोगे दिखाओ जी लॉ का है। आप सबसे पहले पकड़ोगे किसको? लॉ को। ठीक, आप लॉ को करोगे रीड, और रीड करने के बाद जो भी उसके अंदर वर्ड्स लिखे होंगे उसकी क्या निकालोगे? एक मीनिंग। जो भी उसके अंदर रीड करने के बाद जो भी उसके अंदर वर्ड्स लिखे होंगे, जो भी उसके अंदर सेंटेंसेस होंगे, उनके थ्रू आप क्या निकालोगे? अपनी एक मीनिंग निकालोगे, बोलोगे लॉ तो ये कह रहा है। फिर अगर उसके अंदर कंफ्यूजन आपको दिखाई देगी, तो आप उस केस में क्या करोगे? ये तो बिल्कुल प्राइमरी रूल हो गया कि भाई साहब लॉ पढ़ा है, लॉ को उठाओ, उसके सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह, जो भी उसके रूल्स वगैरह है वो सारा कुछ पढ़ डालो, आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द प्राइमरी थिंग, इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज से भी क्लैरिटी ना आ रही हो, या सामने वाला चैलेंज कर रहा हो कि ना 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 ऐसे वर्ड से काम नहीं चलेगा, इसके वर्ड से तो कुछ निकल के आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली केस स्टडी में ऐसी ऐसी चीजें होती है, तो उस केस में आप क्या करोगे? फर्दर आप उठाओगे कई सारी केस स्टडीज को रेफर करोगे, बोलोगे भाई साहब ये केस हुआ था, इसके ऊपर ऐसे ऐसे सिचुएशन था। केस स्टडीज आपको क्या प्रोवाइड होगा? सिचुएशन प्रोवाइड होगा कि ऐसी सिचुएशन आई तो लॉ को हमने इस एंगल से यूज किया, ऐसी सिचुएशन आई तो इस एंगल से यूज किया, तो मोटा मोटा क्रक्स निकल के आएगा आपका कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप फिर जाओगे और आगे, और जब और आगे जाओगे तो आप बोलोगे भाई साहब लॉ मेकर से पूछते हैं, यार ये लॉ मेकर ने क्या सोच के बनाया है, क्या इंटेंशन क्या है लॉ मेकर का, चाहता क्या है ये। अब लॉ मेकर जो चाहता है, जिस पर्पज से, जिस इंटेंशन में उस लॉ को क्रिएट किया, उससे आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल से पता लगेगा कि भाई साहब लॉ मेकर चाहता क्या था। अब लॉ मेकर की चाहत आपको इसलिए भी देखना जरूरी हो जाता है कि कई सारे लॉज जो होते हैं वो काफी पुराने होते हैं। लेट्स से कोई लॉ आपका आया 1890 में, अब 1890 में आया तो उसके अंदर काफी सारी चीजें जो होंगी वो 1890 के जमाने की होगी, जब लॉ मेकर ने उसको बनाया होगा और उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचा होगा। अब एक बात तो ये हो सकती है कि उसको अपडेट करते हुए आज के डेट में वो अमेंडेड हो, लेकिन हो सकता है कुछ एरिया ऐसा होगा जिसके अंदर अमेंडमेंट ना आया हो, क्योंकि अमेंडमेंट भी कब आता है? जब इंटरप्रिटेशन होती है, जब इंटरप्रिटेशन की गहराई में जाते हैं, विवाद निकल के आता है, तब पता लगता है अच्छा ये तो ऐसा जो उस जमाने का चलता आ रहा है, इसको वैसा अपडेट करने की आवश्यकता है, चलो अमेंडमेंट लेके आते हैं। यही तो होता है ना। तो इसलिए ऐसे मुद्दों के लिए लॉ मेकर का सेंस समझना जरूरी है, उसका इंटेंशन समझना जरूरी है कि उसने जिस टाइम पे इसको क्रिएट किया क्या सिचुएशंस थी और किस सिचुएशंस के अंदर किस प्लॉट पे, मतलब किस तरीके से उसने उसको ड्राफ्ट किया और उससे क्या वो पर्पस सर्व करना चाहता था कंट्री के अंदर। और जब आप उस तरीके से समझोगे और फिर उस जरिए आप फिर आगे बढ़ोगे कि हाँ भाई ये पर्पस था, अब लॉ की स्टडी देखें, अब चलो इसको पढ़ते हैं, तब आपको सीधे ट्रैक में पता लगता है कि क्या इसका मतलब है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन यही है कि आप कहीं ना कहीं पहले उसकी नॉर्मल मीनिंग निकालते हो, वर्ड के थ्रू मीनिंग निकालते हो, और मीनिंग से काम नहीं चलता तो आप थोड़ी और गहराई में जाते हो और आप सिचुएशन से रिलेट करने लग जाते हो कि भाई साहब सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फिट करके देखते हैं कि ये लॉ कैसे फिट होता है। और अगर तब भी फिट ना होता तो फिर आप बहुत आगे बढ़ते हो और कहते हो भाई साहब मुद्दे पे आते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, और देखते हैं कि लॉ मेकर ने किस इंटेंशन के साथ इसको क्रिएट किया है, और उस इंटेंशन के थ्रू हम समझना शुरू करते हैं, तब जाके आपको रियल पिक्चर पता लगती है। तो कोड जनरली इसी चीज को फॉलो करता है और इसी चीज को आपके मॉड्यूल के अंदर भी बताया गया है। ठीक, तो दिस इज द क्रक्स और दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी। अब इसको पढ़ते चलेंगे और जो जो कुछ चीजें छूट गई होंगी उसको भी हम कवर अप करते चलेंगे, जो कि आपका मॉड्यूल का लैंग्वेज कह रहा है। चलिए सर, क्या कह रहा है? माय इंटरप्रिटेशन इज मेंट to be the process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of the authoritative forms in which it is expressed। मतलब कि भाई साहब जिस अथॉरिटी के थ्रू इसको एक्सप्रेस किया गया है, इस लॉ को एक्सप्रेस किया गया है, उसके थ्रू उसकी मीनिंग निकालने की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट मीनिंग निकालना चाहेगा, मीनिंग निकलवाएगा। सिंपली स्टेटेड, इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस बाय विच रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट और डॉक्यूमेंट एंड दूसरा क्या, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन इनेक्टिंग इट ऑफ और ऑफ द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज असर्टेन। मतलब डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो भाई साहब डॉक्यूमेंट ने किस इंटेंशन से उसको एग्जीक्यूट किया था, और अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो किस लेजिस्लेचर को मतलब किस इंटेंशन के साथ इनेक्ट किया गया है, उसको समझना जरूरी है। तो दो बातें यहां पे हो गई कि इंटरप्रिटेशन के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर 1 रियल मीनिंग चाहिए, और नंबर 2 क्या चाहिए, उसका इंटेंशन चाहिए कि क्यों उसको क्या इंटेंशन के साथ उसको इनेक्ट किया गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन सिग्निफाइज एक्सपाउंडिंग द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रूज वर्ड्स, राइटिंग्स एक्सेट्रा, मेकिंग आउट ऑफ देयर मीनिंग, एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग देम इन अ स्पेसिफाइड मैनर। तो ऑब्वियस बात है कि कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं, राइटिंग्स हैं, तो उनकी मीनिंग ढूंढना, उसका एक्सप्लेनेशन को निकालना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आना इन अ स्पेसिफाइड मैनर। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ मीनिंग। इसको आपने और इसको डिटेल में लेके गए। A person is there by aided in arguing, contesting and interpreting the proper significance of section, proviso, explanation or schedule to an act or any document, deed or instrument। तो क्या कहा गया कि यहां पे जो पर्सन है जिसको इस पर्पस में इवॉल्व किया गया, मतलब कोर्ट ने क्या किया, एक अथॉरिटी है, एक पर्सन को पकड़ा और उसको बोला भाई साहब तुम इसकी ना थोड़ी सी इसकी गहराई में जाओ और हमें इसके दस्तावेज वगैरह को बिल्कुल गहराई से निकाल के हमें समझाने की कोशिश करो कि ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा था। द पर्सन इज अ सिंपली कॉल्ड एन एक्सपर्ट, मतलब कि जो उस एरिया का एक्सपर्ट होगा उसको उसमें उतारा गया, उसको कहा गया कि आप इसके अंदर अलग अलग आर्ग्यू को समझो, अपने अकॉर्डिंग भी आर्ग्यू करो कि नहीं मैं अगर ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसका काउंटर आंसर ये हो सकता है। एंड आर्गुइंग, कंटेस्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द प्रॉपर सिग्निफिकेंस, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस में आपको समझना है कि क्या था, क्या पर्पस था जिसके थ्रू इस सेक्शन को लाया गया, प्रोविजन को लाया गया, एक्सप्लेनेशन को लाया गया, या शेड्यूल लाया गया एक्ट का या किसी भी डॉक्यूमेंट, डीड, इंस्ट्रूमेंट का। ठीक, तो इसके थ्रू मतलब ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोर्ट जो है वो मीनिंग जानने की कोशिश करता है, जो कि सिंपली आपका इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो इंटरप्रिटेशन इज क्या एक सिंपल सी चीज है, इंटरप्रिटेशन मतलब ये निकाल देंगे ना, एक सिंपल नहीं है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इंटरप्रिटेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। तो एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि यूज करता है कोर्ट असरटेन करने के लिए उस लेजिस्लेचर की मीनिंग को। सिंपली कैसे कैसे किया जाता है, उसकी रीलिंग मीनिंग निकाल सकते हो और उसका इंटेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। मीनिंग और इंटेंशन के लिए आप एक पर्सन को वहां पे डिप्लॉय करते हो जिसका काम होता है कि अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करना और उसका प्रॉपर सिग्निफिकेंस निकाल के देना कि हाँ भाई ये सेक्शन है जो किसमें मुद्दा क्रिएट हो रहा है, इसका ये पर्पस था, ये इंटेंशन था, इस वजह से सेक्शन लाया गया था और इसको इस तरीके से अप्लाई किया जाएगा इस सिचुएशन में, और फिर जाके आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है सर, आगे देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसमें बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरप्रिटेशन की? Interpretation, thus a familiar process of considerable significance. In relation to statute law, interpretation is of importance because of inherent nature of legislation as a source of law. Inherent nature का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब कोई भी legislation है तो वो एक प्रकार का law है, और लॉ की एक अपने आप में खूबी होती है कि भाई साहब वो सबके समझ नहीं आता। तो दिस इज द इनहेरेंट नेचर कि भाई साहब ये ऐसा है कि इसकी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि ये जिस लैंग्वेज में या जिस फ्रेम में इसको इनेक्ट किया जाता है या इसको बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है।
ठीक है ना। तो इंटरप्रिटेशन की तो अपने आप आवश्यकता होगी ना कि अगर सभी लोगों तक उस बात को लेके जाना है। लेट सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एक आपका जीएसटी एक्ट है, तो जीएसटी एक्ट को जब आप इंटरप्रेट करने बैठते हो तो क्या आप इस एक्ट की लैंग्वेज से आप समझ सकते हो कि हर एक ट्रेडर, हर एक मैन्युफैक्चरर इसको समझ जाएगा? अगर मैं जीएसटी एक्ट को की लैंग्वेज जो है उसी को यूज करके अगर सबको इंटरप्रेट करता चलूं तो आपको लगता है कि ये सभी लोग समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको हम एक नॉर्मल वे में कन्वर्ट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ती है। उसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं सभी लोगों तक, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में वो समझ सकते हैं, तो वो उसी लैंग्वेज में समझ पाएंगे। लेकिन कुछ एक एक्सपर्ट्स हैं या कुछ एक सेगमेंट ऑफ पीपल हैं जो कि इस जीएसटी एक्ट को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज, नॉलेज। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लॉ का एक इनहेरेंट नेचर होता है जिसके थ्रू उसकी इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो लॉ है और लॉ का मतलब कि वो सरल नहीं है। सभी उसका सिंपल अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करके उसको नहीं समझ सकते। ठीक, तो इसलिए जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की। द प्रोसेस ऑफ स्टैट्यूट मेकिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट टेक प्लेस सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर। अब इस चीज को समझो जरा कि आपको पता है कि एक प्रोसेस होता है कि किसी भी लॉ को, किसी भी स्टैट्यूट को इनैक्ट करना, बनाना, और दूसरा प्रोसेस होता है उसको इंटरप्रेट करना, उस स्टैट्यूट्स को आपको इंटरप्रिटेशन करना। ठीक, तो ये दोनों की दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं और दोनों की दोनों दो सेपरेट एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने, एक पर्सन ने एक लॉ को इनैक्ट किया, ठीक है ना। अब इस लॉ को इसने इनैक्ट किया और ये सामने में रख दिया, ये आपके कंट्री के अंदर इसको पेश कर दिया। दूसरा व्यक्ति है, उसने इस लॉ को उठाया, उसने इस लॉ को पकड़ा और इस लॉ को समझना शुरू किया, और समझने के बाद उसने इसकी मीनिंग निकाली जो कि इस दिशा में जा रही है। ये बंदे की मीनिंग जो थी इस दिशा में जा रही थी, तो इसके बीच में गैप आ गई। अब ये जो गैप है ये इट इज अ डिस्प्यूट। ये जो गैप आया ये एक प्रकार का डिस्प्यूट है जो कि इन दोनों के बीच में निकल के आ गया, क्योंकि लॉ मेकर कुछ और कहना चाहता है, ये पर्सन उसकी मतलब कुछ और निकाल रहा है। अब इस डिस्प्यूट को कौन खत्म करेगा? इसको खत्म करेगा इंटरप्रिटेशन। कि भाई साहब लॉ ये है, ये इंटरप्रेट कर रहा है, आप ये इंटरप्रेट कर रहे हो, आपकी इंटरप्रिटेशन यहां इसलिए जा रही है, इसकी इंटरप्रिटेशन यहां इसलिए जा रही है, और उसको एक प्रकार से रिकंसाइल करना। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं आपको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे आप रिकंसिलेशन करते हो कैश बुक का और पासबुक का, तो आप क्या बोलते हो? भाई साहब कैश बुक में ऐसा आ रहा है बिकॉज ऑफ, पासबुक में ऐसा आ रहा है बिकॉज ऑफ। जो भी बिकॉज ऑफ के रीजंस है उसको आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हो, पुट अप करते हो, और एट द एंड ये रिकंसाइल हो जाता है, मैच कर जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है? रिकंसिलेशन का काम करता है आपका इंटरप्रिटेशन। की कोई व्यक्ति अगर उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है और लॉ मेकर का वहां पे इंटेंशन कुछ और है, तो उनके बीच के इस गैप को दूर करना इंटरप्रिटेशन का मेन काम है। The process of statute making and the process of interpretation of statute take place separately from each other and two different agencies are concerned. An interpretation of an act serves as a bridge of understanding between the two. जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और जिन्होंने उसको बनाया है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप निकल के आ रहा है उस गैप को दूर करने का काम है इंटरप्रिटेशन का। चलिए सर, judicial determination of question of law requires the use of materials of various types depending on the nature of the question. In the interpretation of statutory provisions, the material used will naturally have a sharply legal character as distinct from the application of general common law doctrine where it may have more diffused character. मतलब क्या हुआ कि जनरली क्या है कि जो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब जो आपका एक्ट है उसके अंदर की जो लैंग्वेज है, जो स्टैट्यूटरी उसके अंदर प्रोविजन है, जो उसके अंदर मटेरियल यूज किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा शार्प होते हैं। ज्यादा शार्प का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई लॉ इनेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता, शार्पली 2 लाइन लिख दी गई। अब इस 2 लाइन की मीनिंग निकालने बैठोगे तो हो सकता है कि वो 2 पेज का हो जाए, ठीक है ना, लेकिन उसको बिल्कुल शार्प तरीके से लिखा गया है जिसको कि इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको एक्सपेंड करना और उसको एक्सप्लेन करना एक सेपरेट एक्टिविटी हो गई। तो इसलिए कोई भी आपका जो एक्ट है या जो भी प्रोविजंस है उसको बिल्कुल शार्प लीगल कैरेक्टर के थ्रू कोट किया जाता है और उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो कॉमन लैंग्वेज में होती है और वो काफी डिफ्यूज्ड कैरेक्टर में होती है, मतलब काफी लेंदी करके उसको समझा जाता है। इन स्टैट्यूट्स ग्रेटर एक्यूरेसी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड। ऑब्वियस सी बात है कि स्टैट्यूट में आपने 2 ही लाइन लिखी है, तो उसके अंदर भी अगर आपने कुछ वेग शब्द यूज कर दिया या कुछ सेंस ऐसा यूज कर दिया, शैल मे के अंदर कंफ्यूजन कर दी, जैसे कि हमने पीछे देखा था कि शैल की जगह मे यूज कर दिया, मे की जगह शैल यूज कर दिया, इस टाइप की कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपने उसके अंदर डाल दी है तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो वैसे ही शॉर्टर है, उसकी मीनिंग हम वैसे ही बिल्कुल खोद के निकाल रहे हैं, उसके अंदर अगर आपने कुछ भी डिफिकल्टी कर दी, अगर उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए स्टैट्यूट्स के अंदर एक्यूरेसी का लेवल जो है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए।
The process of interpretation is more legalistic and makes more intensive use of the legal technique in a statutory interpretation. obvious सी बात है, इस चैप्टर में हम वही टेक्निक्स को समझेंगे जिससे कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी स्टैच्यूटरी लॉ को इंटरप्रेट कर पाए. तो वो जो लीगल टेक्निक्स हैं, वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको मेनली यहाँ पे जानने की जरूरत पड़ती है एज कॉन्ट्रास्टेड विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन लॉ रूल्स. ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, जंप करते हैं इसके क्लासिफिकेशन में. तो आपको मोटा मोटा इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया कि क्या इंपॉर्टेंस है, कि भैया सरल तरीके से उसको समझ में नहीं आ सकता और जनरली इसके बीच में एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है कि लॉ मेकर क्या कुछ और कहना चाहता है और जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो कुछ और कहना चाहता है. इसलिए जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की वहां पे आवश्यकता पड़ती है, जिसके थ्रू आप इन दोनों के बीच में एक प्रकार का ब्रिज क्रिएट करते हो, जिसके थ्रू ये सारे के सारे एक कॉमन पाथ पे आ पाते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है, तो मैंने आपको बताया था दो पार्ट में पहले क्लासिफाई किया गया है. नंबर 1 इज लीगल एंड नंबर 2 इज डॉक्ट्रिनल. लीगल डॉक्ट्रिनल, लीगल के अंदर फिर उतरेंगे तो ऑथेंटिक है, यूजुअल है. डॉक्ट्रिनल के अंदर उतरेंगे तो ग्रामेटिकल है और लॉजिकल. ठीक, अब लीगल और डॉक्ट्रिनल क्या है, जैसे मैंने आपको स्टेप बताया कि कभी भी जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो इनिशियल एक्टिविटी क्या होगी, इनिशियल एक्टिविटी होती है आपकी लीगल. लीगल मतलब कि आपके पास लॉ पढ़ा है, लॉ को पढ़ो, मीनिंग निकालो, बात खत्म. कहां जा रहे हो, लॉ को पढ़ो और उसकी मीनिंग निकालो, बात खत्म हो जाएगी. अब इस लीगल के अंदर ऑथेंटिक है, तो ऑथेंटिक इज अ बिल्कुल प्लेन रीडिंग कि आपने किसी भी लॉ को पढ़ा, बिल्कुल ऑथेंटिक लॉ को पढ़ा, आप इधर उधर की बातें नहीं देख रहे हो, सिर्फ लॉ को एग्जैक्टली पढ़ा और उससे उसकी मीनिंग निकाली, विच इज अ ऑथेंटिक वे ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक. नंबर 2 इज यूजुअल. यूजुअल का मतलब क्या होता है कि सिंपली आपको रीड करके नहीं पता लगता, तो आप कई सारे केस लॉज, कई स्टडीज, प्रीवियस जजमेंट वगैरह को रेफर करते हो और उसके थ्रू इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हो. तो दिस इज अ यूजुअल वे अंडर लीगल. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन की क्लासिफिकेशन जो लीगल है, नंबर 1 इज ऑथेंटिक. यहां पे सिंपली आपने रीडिंग करी, उसकी मीनिंग इनेक्ट किया और मीनिंग के थ्रू आप एक कंक्लूजन पे निकल के आ गए. लेकिन अगर उसके अंदर कोई भी एम्बिगिटी, कोई भी कंफ्यूजन है, तो उस केस में आपने क्या किया, आपने प्रीवियस केस लॉ, जजमेंट वगैरह को रेफर किया, तो वो आपका लीगल का एक पार्ट बनेगा विच इज यूजुअल. नाउ नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिनल. डॉक्ट्रिनल हम कहते हैं कि भाई साहब अपरेंटली लॉ तो हमें दिख रहा है, इस लॉ के पीछे जाएंगे, अब लॉ के पीछे जाके सोचेंगे कि भाई साहब हुआ क्या था और उसके थ्रू इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे. तो उसके अंदर पहला आता है ग्रामेटिकल और दूसरा आता है लॉजिकल. ग्रामेटिकल में हम सिंपली देखते हैं कि जो उस वर्ड्स हैं, उस लॉ के अंदर के जो वर्ड्स हैं, उसका ग्रामेटिकली जो मीनिंग है और एक्चुअल में जो उस मीनिंग का इंटेंशन है वो क्या निकल के आ रहा है. मतलब वर्ड की मीनिंग और वर्ड की इंटेंशन, इन दोनों के बीच में खेलते हैं, विच इज अ डॉक्ट्रिनल अंडर ग्रामेटिकल. और अगला है लॉजिकल. लॉजिकल के अंदर हम क्या करेंगे, लॉजिकल के अंदर हम कहेंगे कि भाई साहब सीधा सीधा वर्ड्स को छोड़ो, वर्ड्स के अंदर आपने खेल लिया तो ग्रामेटिकल का पार्ट. अब हम कह रहे हैं कि लॉ की मीनिंग और लॉ का इंटेंशन, इसको फाइंड आउट करो और उसके थ्रू इंटरप्रिटेट करो. लॉ की मीनिंग और लॉ का इंटेंशन, इन दोनों के बीच में पेरिटी लेके आओ, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी लेके आओ और तब इंटरप्रिटेशन करो, तो वो आपका बनेगा डॉक्ट्रिनल अंडर लॉजिकल. डॉक्ट्रिनल अंडर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक, चलिए तो ये कहीं ना कहीं 6 चीजें हैं, एक एक करके समझते हैं. तो ये आपका लीगल डॉक्ट्रिनल जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की. अब इसको देखते हैं कि आपका मॉड्यूल किस तरीके से प्रेजेंट करता है. सबसे पहले जोलोविज इन हिज लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस स्पीक्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन. दस इंटरप्रिटेशन इज यूजुअली सेड टू बी ईदर, क्या होगा, या तो लीगल होगा या तो डॉक्ट्रिनल होगा. It is legal कब, when there is a actual rule of law which binds the judge to place a certain interpretation of the statute. मतलब actual rule of law को आपने देखा और उसके थ्रू जज बाइंड हो गया और उसने उसको इंटरप्रेट करते हुए अपना एक कंक्लूजन निकाल लिया. It is doctrinal. Doctrinal कब होगा, when its purpose is to be discover real or true meaning of the statute. मतलब उसकी रियल और ट्रू मीनिंग अगर आप ढूंढने घुस गए कि भाई साहब पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या था, क्यों लॉ बनाया गया, क्या उसकी ट्रू मीनिंग है, तो ट्रू मीनिंग की खोज में जब निकलोगे तो दिस इज डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन. लीगल इंटरप्रिटेशन इज सब डिवाइडेड इनटू किस किस में, ऑथेंटिक और यूजुअल. ऑथेंटिक का मतलब क्या हुआ, व्हेन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेटर हिमसेल्फ. मतलब कि जो लेजिस्लेटर है उसके थ्रू एक इंटरप्रिटेशन का रूल बताया गया. मतलब एक सिंपल आपको जो लॉ है, लॉ के साथ साथ आपने देखा है कई सारे रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को किसने बनाया, उसको लेजिस्लेटर ने तो दिया है. जिसने एक्ट दिया, जो लेजिस्लेटर ने एक्ट दिया, उसी ने आपको क्या दिया, रूल्स भी दिए उसको समझने के लिए. तो जो रूल्स को दिया गया उस रूल को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम समझ रहे हैं कि एक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, इंटरप्रिटेशन क्या होगी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑथेंटिक. नाउ इट इज यूजुअल
when it comes from the some other sources। अब हम कह रहे हैं कि भाई साहब लेजिस्लेटर को छोड़ो, लेजिस्लेटर ने एक्ट दिया, वही रूल्स दे रहा है, कंफ्यूजन बनी की बनी रह जा रही है, छोड़ते हैं लेजिस्लेटर को, हम जाते हैं अदर सोर्सेज के पास और उसके थ्रू कुछ डाटा निकालते हैं और उसके थ्रू इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कस्टम और केस लॉज। जो भी केस लॉज होते हैं उसके थ्रू, जो भी प्रीवियस आपके जजमेंट्स वगैरह है उसके थ्रू आप एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज व्हाट यूजुअल। अब इसके बाद जनरली छोड़ सकते हो आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बट जस्ट हम रीड कर रहे हैं। Thus, when Justinian ordered that all the difficulties arising out of legislation should be referred to him for decision, he was providing for authentic interpretation, and so also was Prussia's Code 1794 when it was laid down that judges should report any doubt as to its meaning to a statute commission and abide their रूलिंग। तो obvious सी बात है कि कुछ भी उसके अंदर डाउट्स होगा तो स्टैट्यूट कमीशन को वो रेफर करेंगे और उसके थ्रू जो भी उनकी रूलिंग होगी उसको फॉलो करते हुए वो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली जनरली लोग सिर्फ इस लीगल वाले एरिया में रह जाते थे। लीगल वाले एरिया का मतलब कि वो लीगल साइड में गए और लीगल साइड के अंदर उन्होंने ऑथेंटिक को देखा, मतलब लेजिस्लेचर के जो रूल्स थे उसको रेफर किया और कुछ यूजुअल जो टेक्निक्स थी, जो इंटरप्रिटेशन का तरीका था उसके थ्रू, पुराने केस लॉज के थ्रू उन्होंने अपना कंक्लूजन ढूंढ लिया। नाउ एडवांस रूप में जाते हैं और इसकी गहराई में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा डॉक्ट्रिनल इंटरप्रिटेशन, जिसको आपने डिवाइड किया दो पार्ट के अंदर। नंबर वन इज ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। इट इज ग्रामेटिकल व्हेन द कोर्ट अप्लाइज ओनली द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच फॉर फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। जो स्टैट्यूट के अंदर वर्ड्स यूज किए गए हैं उसको एक ऑर्डिनरी रूल्स के थ्रू उसकी मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप क्या पर्पस है, क्या मीनिंग है जिसके थ्रू इसको अप्लाई किया गया है हमारे स्टैट्यूट के अंदर, तो वो आपका कहलाता है ग्रामेटिकल। ऑन द अदर हैंड व्हेन द कोर्ट गोज बियॉन्ड द वर्ड्स, वर्ड छोड़ दिया भाई साहब, बहुत हो गया वर्ड छोड़ो, ट्राई टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट। अभी तक हम वर्ड्स की गहराई में घुस रहे थे तो वो ग्रामेटिकल का पार्ट है, अब हम कह रहे हैं वर्ड्स बहुत हुआ, अब वर्ड्स को साइड रखते हैं, सीधा सीधा देखते हैं भाई साहब स्टैट्यूट का प्रॉपर इंटेंशन क्या है, फिर वर्ड्स की बारी आई। पहले स्टैट्यूट के इंटेंशन को समझेंगे तो वो आपका पार्ट होगा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन का। इन सम अदर वे देन इट इज सेड टू रिसोर्ट टू व्हाट इज कॉल्ड अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको एज इट इज पीछे बैकग्राउंड में दे दिया था, बस हमने इसको एक बार यहां से रीड कर लिया तो ये आपका एक एरिया पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ एक एडिशनल चर्चाएं आपकी और की गई है मॉड्यूल के अंदर जिसको हमें और देखना पड़ेगा। मतलब कि इंटरप्रिटेशन को वैसे तो क्लासिफाई किया गया दो पार्ट के अंदर, फिर फर्दर दो पार्ट के अंदर, लेकिन फिर एक महाशय और है अकॉर्डिंग टू स्विट्जरलैंड इंटरप्रिटेशन इज ऑफ टू काइंड्स। अब इन महाशय ने कहा कि इंटरप्रिटेशन दो प्रकार का होता है, नंबर वन इज लिटरल, नंबर टू इज फंक्शनल। ये भी सेम है, ये जो लीगल था वो आपका लिटरल का पार्ट बनेगा और जो आपका डॉक्ट्रिनल था वो आपका फंक्शनल का पार्ट बनेगा। तो कोई इन्होंने महान वाली बात नहीं करी है, बट इसको एक अलग वे में प्रेजेंट किया गया है। लिटरल इज व्हाट, जो आपको लॉ सिंपली कह रहा है, लॉ को इंटरप्रेट करो और उसके थ्रू कंक्लूजन पे आ जाओ, दिस इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। और दूसरा फंक्शनल, जब आप लॉ को भूल के उसके पीछे के इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को जानने की कोशिश करते हो और उसके बेस पर अपनी एक इंटरप्रिटेशन लेके आते हो, तो दैट इज फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो नथिंग न्यू, नथिंग बिग डील, बस दो टाइप की अलग टर्मिनोलॉजी को यूज किया और उसके थ्रू इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। The literal interpretation is that which regards conclusively the verbal expression of the law. Verbal explanation, ठीक है ना, verbal. It does not look beyond the literalities. The duty of the court is to ascertain the intention of the legislature and seek for that intent in every legitimate way, but first of all in the words and the language employed. मतलब कि बाकी चीज को देखेंगे लेकिन सबसे पहले भाई साहब क्या है कि जो उस स्टैट्यूट के अंदर वर्ड्स या लैंग्वेज को यूज किया गया उसको इंटरप्रेट करते हैं ना। पहला कर्तव्य तो यही बनता है ना कि पहले लॉ तो पढ़ लो, कहीं उसी समझ में आ जाए, ज्यादा दिक्कत ही ना पड़े। तो इसलिए सबसे इनिशियली जो एक्टिविटी होती है वो वर्ड्स और लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग की होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन की होती है। नाउ functional interpretation on the other hand is that which departs from the letter of the law and seek elsewhere for some other or more satisfactory evidence of the true intention of the legislature। मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई साहब इस लॉ के लेटर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, उससे मतलब नहीं है, वर्ड्स के मतलब नहीं है, हम और गहराई में जाएंगे और ज्यादा सेटिस्फैक्टरी एविडेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे विच इज अ ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। इन अदर वर्ड्स इट इज necessary to determine the relative claims of the letters and the spirit of the enacted law. In all ordinary cases, the court must be the content to accept the letter of the law as the exclusive and the conclusive evidence of the spirit of the law. It is essential to determine with the accuracy the relations which subsist between the two methods. मतलब दो मेथड बताया गया,
हमारा मेन पर्पस क्या है सर? पर्पस ये है कि आप चाहे लिटरल के थ्रू कर लो, चाहे आप फंक्शनल के थ्रू कर लो। लिटरल के थ्रू ही कोर्ट पहले तो जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास एक बेसिस यही है जिसके थ्रू वो डिसीजन अपने को लेगा, लेकिन वो उसके साथ साथ फंक्शनल के ऊपर भी आपका ध्यान देगा, और जो उसका मेन पर्पस है वो दोनों को मिलाते हुए, दोनों का मेल रखते हुए कहीं ना कहीं एक एक्यूरेट डिसीजन देने के ऊपर है। मतलब एक्यूरेसी आनी चाहिए। एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए इन दोनों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो लिटरल हो चाहे वो फंक्शनल हो, और एक आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ऐसा मेंटेन करके चलना है जिसके के थ्रू आप एक एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन कर पाओ। ठीक, तो कोई नई चीज नहीं थी, पीछे वाली चीजें थी, लीगल और डॉक्ट्रिनल का ही पार्ट था आपका लिटरल एंड फंक्शनल। तो आई होप इसके अंदर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं निकल के आती है। अब ये इंटरप्रिटेशन का आपका एरिया खत्म हो जाता है, लेकिन एक अलग यहाँ पे सवाल खड़ा होता है जो कि है आपका इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। आपने दो वर्ड को यूज किया, आपने टीजीसीए में भी देखा था कंस्ट्रक्शन वर्ड, और इंटरप्रिटेशन को आप यहां ज्यादा गहराई में देख रहे हो। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, इसको और जानना है। ये आपका कह लो सेपरेट सवाल है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको भी यहीं पे कवर अप करेंगे। बट अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सेपरेट क्वेश्चन है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को आप किस तरीके से समझते हो, उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपको उसकी सिमिलैरिटी भी बतानी है, उसके बीच में डिफरेंस भी बताना है, और एट द एंड आपको ये सिंपली कह देना है कि भाई साहब मोटा मोटा देखा जाए तो कोई इसके बीच में डिफरेंस नहीं है। हम ये पता नहीं लग पाते कि कहां पे कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, कहां पे इंटरप्रिटेशन शुरू होता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों का कोई ओर छोड़ नहीं है, दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक, अच्छा, इन शॉर्ट अगर मैं आपको फिर से एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करूं कि सर इसका मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इंटरप्रिटेशन आपका रेस्ट्रिक्ट है उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ को समझने के लिए, और कंस्ट्रक्शन जो है एक्चुअली वो उसकी इंटेंशन में कूदी मारता है। मतलब आप देख रहे हो इंटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट है, मोर फोकस्ड है किसके ऊपर, लॉ के ऊपर। तो भाई साहब लॉ क्या कहता है, लॉ की मीनिंग क्या निकल के आती है, क्या केज लॉज है, क्या उससे रिलेटेड एरियाज हैं, क्या लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजों को एक तरीके से कंपाइल करना और उसके थ्रू एक कंक्लूजन पे निकलना, ये आपका इंटरप्रिटेशन का हिस्सा है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन उसके और बियॉन्ड जाता है, और वो देखता है कि किस थ्रू ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। कंस्ट्रक्शन आपको पता है ना कि कोई भी लॉ जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको बनाया गया है, तो बनाने में क्या क्या रूल्स लगाए गए, क्या इंटेंशन रखा गया, क्या प्रीएम्बल था, जो आपने देखा था कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में पिछले चैप्टर में, तो क्या प्रीएम्बल है, क्या पर्पस है, क्या स्कोप है, क्या इसका स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है इस लॉ का, इस स्टैट्यूट्स का, उस चीजों को जानना, उसके थ्रू एक इंटरप्रिटेशन को फाइंड आउट करना, वो आपका कंस्ट्रक्शन का एरिया हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोथ टू वर्ड्स। नाउ देखते हैं हमारा मॉड्यूल क्या लिखता है। It would also be worthwhile to note at this stage itself the difference between the term interpretation and construction। कह रहा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वर्थवाइल है इस चीज को भी समझना। ठीक है जी। While more often than not the two terms are used interchangeably to denote a process adopted by the court to ascertain the meaning of the legislative form in which it is expressed, these two terms have different connotation। मतलब कि जनरली कहा गया कि भाई साहब कोर्ट जो है ना, ऐसा नहीं कि इंटरचेंजेबली दोनों को यूज कर रही है, कहीं पे इंटरप्रिटेशन यूज कर लिया, कहीं पे कंस्ट्रक्शन यूज कर लिया, ना, कोर्ट ऐसा नहीं करती। कोर्ट जहां इंटरप्रिटेशन यूज करना है वो इंटरप्रिटेशन यूज करती है, जहां कंस्ट्रक्शन यूज करना है वह कंस्ट्रक्शन को यूज करती है। इसके अंदर कोर्ट को भेदभाव नहीं करती कि दोनों को एक ही मान लिया, एक सिनोनिम समझ लिया और कहीं मर्जी जो मर्जी यूज कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। दोनों का एक अलग पर्पस है, अलग मीनिंग है, अलग तथ्य निकल के आता है। ठीक है सर, देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो कहा जा रहा था कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैट्यूट इज टू रीड इट लिटरली, which means by giving to the words used by the legislature their ordinary, natural and grammatical meaning. If such reading leads to absurdity and the words are susceptible of another meaning, the court may adopt the same. If no such alternative construction is possible, the court must adopt the ordinary rules of literal interpretation। मतलब क्या कह रहा है, the cardinal rules of construction of a statute is to read it literally। ठीक है ना, कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि स्टैट्यूट को भाई साहब लिटरली रीड करो, विच मींस बाय गिविंग द वर्ड्स यूज्ड बाय द लेजिस्लेटिव देयर ऑर्डिनरी, नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। मतलब कि एक ऑर्डिनरी मीनिंग क्या निकल के आ रही है, नेचुरली इसका मतलब क्या है, और ग्रामेटिकली भी अगर जाएं, डिक्शनरी को भी यूज करें तो इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल के आता है, उसको जानना पहले लिटरल वे में। ठीक है सर। इफ सच रीडिंग लीड्स टू एब्सर्डिटी एंड द वर्ड्स आर ससेप्टिबल
ऑफ अनदर मीनिंग, मतलब कि अगर उसके अंदर कोई भी एम्बिगिटी है, कोई भी एब्सर्डिटी है, जिससे कि कई मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रही है, द कोर्ट में अडॉप्ट द सेम. If no such alternative construction is possible, the court must adopt the ordinary rules of literal interpretation. मतलब कि अगर उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रही, कोई ज्यादा मीनिंग नहीं निकल रही है, तो आपको कंस्ट्रक्शन की क्या जरूरत है, अगर आपका इंटरप्रिटेशन से ही काम हो गया. इंटरप्रिटेशन इज फर्स्ट. इंटरप्रिटेशन किया आपने, इंटरप्रिटेशन में लिटरल मीनिंग निकाली, उससे अगर आपकी बात बन गई, उसकी आपने नेचुरल, ऑर्डिनरी और ग्रामेटिकल मीनिंग से ही अगर आपने मतलब निकाल लिया, तो बात खत्म हो जाती है ना, कोर्ट आगे क्यों जाएगा. बट अगर लग रहा है कि इंटरप्रिटेशन करते हुए मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ रही हैं और एक एम्बिगिटी क्रिएट हो रही है, तो उस केस में वो आगे कूदेगा और बोलेगा चलो जी इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी देखते हैं. ठीक है जी. Whereas cardinal rules of interpretation is that if the language is simple and the unambiguous, it is to be read with the clear intention of the legislature. Obviously बात है कि भाई साहब अगर लैंग्वेज सिंपल है, लैंग्वेज के अंदर कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, कोई एम्बिगिटी क्रिएट नहीं हो रही है, तो आपका कार्डिनल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि रीड करो विद क्लियर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन. जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन है उसके थ्रू रीड कर लो, बात समझ में आ जाएगी, काहे लफड़े में पड़ लो. ठीक है सर. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट द सेम हैज टू बी रीड एज अ होल. ऑब्वियस बात है कि अगर हम स्टैट्यूट के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो पूरे को आपको एज अ होल रीड करना पड़ेगा. ये इसको एक जजमेंट का उन्होंने एक लाइन लिख दिया जो आपको केस स्टडी के अंदर यूज किया जा सकता है या फिर आपके एमसीक्यूज में यूज किया जा सकता है कि द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट फॉर द सेम हैज टू बी. नाउ इसके आगे आपका ब्लैंक होगा, आपके पास कई सारे ऑप्शन होगा, तो ऑब्वियसली टू बी रीड एज अ होल. चलिए नाउ अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, तब जाके आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. डिफरेंस क्या कह रहा है? इंटरप्रिटेशन डिफर्स फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. अरे भाई सब मतलब स्टार्ट ही शुरू टॉपिक यही था हमारा. इंटरप्रिटेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन से अलग है. इंटरप्रिटेशन इज ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म एंड द कंस्ट्रक्शन इज द ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजन रिस्पेक्टिंग सब्जेक्ट्स दैट लाई बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट. मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन है वो ट्रू सेंस में, मतलब जो लेजिस्लेशन का इंटेंशन है उसके थ्रू वो एक मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन. लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है वो कंक्लूजन फाइंड आउट करता है विच गोज बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्स्ट. मतलब कि जो भी स्टैट्यूट के अंदर टेक्स्ट लिखा गया, यूज किया गया है, उसके बियॉन्ड जाके क्या उसका एक्सप्रेशन है, क्या पर्पस है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है आपका कंस्ट्रक्शन. ठीक है. It is the duty of the court to give effect to the meaning of an act when the meaning can be equitable gathered from the words used. मतलब कि अगर एक्ट के वर्ड से ही अगर मीनिंग निकल पा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कोर्ट की ड्यूटी है कि उस एक्ट को उसके वर्ड के थ्रू ही समझे, उसकी मीनिंग के थ्रू ही समझे, ज्यादा चौड़ा ना बने, मतलब ज्यादा दिमाग ना लगाए. ये ड्यूटी है कोर्ट की कि ज्यादा वो आगे ना घुसे. अगर आपकी उसकी वर्ड से ही आपको समझ पा रहे हो, उसकी मीनिंग अंडरस्टैंडेबल आपको हो पा रही है, तो कहां आप कंस्ट्रक्शन के अंदर घुसे जा रहे हो. Word of legal import occurring in a statute which have acquired a definite and precise sense must be understood in that sense. Obviously बात है कि कोई भी आपके वर्ड जो आपके स्टैट्यूट के अंदर यूज किए गए हैं, अगर उसका एक कोई डेफिनेट या प्रिसाइज सेंस है, मतलब कि कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो कि कई सारे लॉज के अंदर यूज होते हैं. जनरल सी बात है कि भैया ये वर्ड यूज होता है, इसका ये डेफिनेट एंड प्रिसाइज सेंस है, मतलब इसके अंदर ज्यादा कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी वाली बात ही नहीं है. ये वर्ड एज कमेटी तो यही होता है. हमने ऐसा लॉ में भी देखा, वैसे लॉ में भी देखा, वैसे लॉ में भी देखा. तो जब इस टाइप की चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसी सेंस में उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है. ठीक. When the legislature use certain words which have acquired a definite meaning over a period of time, it must be assumed that those words have been used in the same sense. Obviously बात है, सेम चीज थी कि अगर लेजिस्लेचर के अंदर किसी वर्ड को यूज किया गया है जो कि कई टाइम से सेम वर्ड में, सेम सेंस में यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली बात है जिस लेजिस्लेचर की आप बात कर रहे हो उसके अंदर भी उसको उसी सेंस में यूज किया गया होगा. Thus, where the court adheres to the plain reading of the language used by the legislature, it would be interpretation. मतलब अब आपका कंक्लूजन आया. कंक्लूजन क्या आया कि where the court adheres, कोर्ट जो है वो पालन करती है किसका? plain meaning of the language used by the legislature. लेजिस्लेचर के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज यूज की गई है उसकी एक प्लेन मीनिंग निकाल लो, तो दिस इज व्हाट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड्स. बट वेयर द मीनिंग इज नॉट प्लेन, अब प्लेन रीडिंग तो कर ली, प्लेन मीनिंग निकालनी चाहिए, लेकिन मीनिंग उसकी निकली ही नहीं सरलता से. The court has to decide whether the wording was meant to cover the situation before the court.
Here the court would be resorting to what is called construction. अब कोर्ट जिस दिशा में बढ़ रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको देते हैं कंस्ट्रक्शन का नाम। कि जब आपकी प्लेन मीनिंग से आप लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो, वर्डिंग को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप उसको एक अलग तरीके से लेके जाओगे और आप सिचुएशन को समझोगे, उस पर्पस को समझोगे, स्कोप को समझोगे, ऑब्जेक्ट को समझोगे लेजिस्लेचर के, और तब जाके जो आप कंक्लूजन फाइंड आउट करोगे, दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्शन। However, the two terms interpretation and construction, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार वाली लाइन लिख गया यहाँ पे, देखो कह रहा है however the two terms interpretation and construction overlap each other, भाई सब भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, and it rather difficult to state where interpretation leaves, मतलब कहाँ इंटरप्रिटेशन खत्म हुआ, leaves off and construction begins, मतलब आपने देखा ना कोर्ट पहले क्या करेगा, पहले कोर्ट करेगा इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेगा, और लगेगा भाई साहब प्लेन मीनिंग से नहीं समझ में आ रहा, तब वो आगे बढ़ेगा और जाएगा कहां पे, कंस्ट्रक्शन पे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब सिंपली तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि कोर्ट कब इंटरप्रिटेशन कर रहा है और कब वो ये खत्म होकर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। ये चीज की डिफिकल्टी होती है जानने में कि ऐसा कब हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन पे चढ़ा हुआ है और कंस्ट्रक्शन जो है वो इंटरप्रिटेशन के अंदर समाया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये जो लास्ट लाइन है ये कोट करना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक क्रक्स दे रहा है आपका इसके ऊपर कि भाई साहब दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो ओवरलैपिंग चल रही है, और ये बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कब इंटरप्रिटेशन जो है वो खत्म हो जाता है और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका शुरू हो जाता है। ठीक, बट इन शॉर्ट आपको मोटा मोटा क्लैरिटी आ गई कि क्या आपका मॉड्यूल कहना चाह रहा है और क्या आपकी इसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो आई होप आपको चीजें यहां तक की समझ में आई होंगी अच्छे से। हमने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे वो सारे के सारे समझ लिए और इससे रिलेटेड जितनी भी एरियाज थे उसको यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा उसके अंदर आएगा कि क्या जरूरत है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की, उसको समझेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।